तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को 15 मिनट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में कि पीरियोडिक टेबल कहते किसे हैं। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर। आपने बहुत सारे एलिमेंट्स लेने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं जिनकी खोज हो चुकी है और एलिमेंट्स की खोज की जा रही है। तो 118 एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि जिन जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है वो एक ग्रुप में आ जाए। और इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे काम किया है, लाइक डोबेराइनर ने, इसके अलावा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, इसके अलावा लोथर मेयर की पीरियोडिक टेबल थी। बट जो बहुत पॉपुलर रही वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल रही और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या बोलती है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बोलती है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर पे बोलता है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। और इससे पहले जो डोबेराइनर था या न्यूलैंड था वो भी यही बोलता था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती हैं ऑन देयर एटॉमिक मास, मतलब उन पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बेसिस पे ही बनाया गया था। आगे मूव करते हैं तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा इस तरह से हमारे पास होती है। ठीक है, ये किस पे बेस है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस है। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं बेटा? ग्रुप। ग्रुप किसे बोलते हैं? जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं कुछ इस तरह से। टोटल हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं और हमारे पास इसमें दे रखे हैं आपको 7 पीरियड। 7 पीरियड्स किसे कहा जाता है? जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इस तरह से, जो है इस तरह से हमारे पास 7 पीरियड हैं। जो फर्स्ट पीरियड होता है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पीरियड होता है और जो हमारे पास 6th और 7th पीरियड है वो लॉन्गेस्ट पीरियड होते हैं। इवन 7th पीरियड को बहुत टाइम तक इनकम्प्लीट पीरियड बोला जाता था क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज हो नहीं पाई थी, है ना बेटा। आगे मूव करते हैं तो जैसे ग्रुप 1 है। अच्छा, इसके अलावा पीरियोडिक टेबल को ग्रुप कितने हैं? 18 और पीरियड कितने हैं? 7। इसके अलावा थोड़ा सा इनको ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एस ब्लॉक, इसको हम लोग बोल सकते हैं पी ब्लॉक। यहाँ से यहाँ तक जो है ये है हमारे पास डी ब्लॉक, और जिसको पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी गई, पीरियोडिक टेबल से बाहर कर दिया गया है, उसे हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो बेटा ये हमारे पास अलग अलग ग्रुप हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रुप 1, अच्छा ये जो है ये हमारे पास एस ब्लॉक के ग्रुप हैं और ये हमारे पास पी ब्लॉक के ग्रुप्स होते हैं। एस ब्लॉक के ग्रुप 1 को हम कैसे याद रख सकते हैं? है, ली, ना, करे, रब, से, फरियाद। अच्छा, मैं चाहूंगा कि अगर आपको कोई इससे अच्छी ट्रिक आती है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ग्रुप 2 को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। ग्रुप 13 को कैसे याद रख सकते हैं? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली। ग्रुप 14 को कैसे याद रख सकते हैं? चांद, सी, जिन्नी, सोनी, पंजाबन। ग्रुप 15 को कैसे याद रख सकते हैं? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। या फिर हमारे सर ने बताई थी ये, है ना, मतलब नो ऑफेंस, जस्ट फॉर फन ट्रिक बनाई गई है। नच, पंजाबन, असी, सब, बेताब। या नच प्रंजल, आपने नाम सुना होगा, प्रंजल दहिया, मेरा बालम थानेदार, चलावे जिप्सी, वो वाली। नच, प्रंजल, असी, सब, बेताब। ग्रुप 16 को कैसे याद रख सकते हैं? उस, से, टेपो। ग्रुप 17 को फिर, कल, बाहर आई, आंटी। ग्रुप 18 को हीना, नीना और कटरीना, जीती, रहना। इस तरह से पीरियोडिक टेबल के अलग अलग ग्रुप्स को याद किया जा सकता है। अच्छा बेटा, स्टार्टिंग में क्या था कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जब इसको बनाया गया तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर, मतलब सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो पाए थे, बहुत सारे एलिमेंट्स अभी अनडिस्कवर्ड थे। तो 100 के बाद जो एलिमेंट्स थे उनके लिए आईयूपीएसी ने रूल बनाया कि अगर आपको इनका नाम करना है तो एक तो इनके नाम के सबके लास्ट में EM लगाओ। अगर उसका एटॉमिक नंबर मतलब में कहीं 0 आ रहा है तो नील यूज करो, 1 आ रहा है तो अन, 2 आ रहा है तो बाई, 3 आ रहा है तो ट्राई, 4 आ रहा है तो क्वाड, 5 आ रहा है तो पेंट, 6 आ रहा है तो हेक्स, 7 आ रहा है तो सेप्ट, 8 आ रहा है तो ओक्ट, 9 आ रहा है तो एन। इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं? जैसे कि हमें कोई बोल दे हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 102, बताइए इसका नाम क्या होगा? 1 को क्या बोलेंगे? अन, 0 को क्या बोलेंगे? नील, 2 को क्या बोलेंगे? बाई, और लास्ट में क्या लग जाएगा? EM। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 2 आई इकट्ठे नहीं आएंगे तो इसमें आपको एक आई को काटना पड़ेगा। तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा? बायम। ठीक है, आपको कोई बोल दे 107 का नाम कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? अन, 0 को क्या बोलेंगे? नील, 7 को क्या बोलेंगे? सेप्ट, और लास्ट में क्या लग जाता है? EM लग जाता है। अब जैसे 114 है ना, इसको क्या बोलेंगे? अन, 4 को क्या बोल देंगे? क्वाड, और लास्ट में क्या लग गया? EM, और सिंबल भी ऐसे ही हो जाएगा, ये U और ये Q। अब दो आप लोगों ने करने हैं, एक तो मुझे आप लोग बताइए 112 का क्या नाम होगा, और आप लोग एक मुझे बताइए 119 अगर किसी का एटॉमिक नंबर हो तो उसका नाम क्या होगा अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। आगे मूव करते हैं तो बेटा जी मैंने आप लोगों को बता दिया था ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल को। अब ब्लॉक्स कैसे पता चलता है? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो जो आप सेकंड चैप्टर में सीख के आए हो, जिसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा। लाइक अगर किसी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर किसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर किसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो वो डी ब्लॉक का। इस तरह से होते हैं। एस ब्लॉक का अगर आपको कभी ग्रुप नंबर बताना आ जाए, ग्रुप नंबर कैसे बताते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका ग्रुप नंबर होता है। पी ब्लॉक में अगर आपको कभी ग्रुप नंबर बताना आ जाए तो आप क्या करोगे? जितने इलेक्ट्रॉन है पी में और एस में उन दोनों का सम कर दोगे और उसमें 10 ऐड कर दोगे,
है ना, Np प्लस Ns ऑर्बिटल। डी ब्लॉक के लिए अगर आपको कभी ग्रुप बताना आ जाए तो आप कैसे बताओगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन n-1d एंड ns ऑर्बिटल। एफ के लिए हम लोगों को कभी ग्रुप बताना नहीं आता, क्योंकि और वैसे अगर कभी पूछ लिया जाए तो वो थर्ड ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। अब पीरियड्स अगर आपको बताना आ जाए, पीरियड हम लोग कैसे बताते हैं भैया, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही पीरियड होता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास सोडियम है, बाकी मैंने इसको डिटेल में भी करवा रखा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो तो 3s1 में गया है, तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास s ब्लॉक का एलिमेंट है। अब इसका पीरियड क्या होगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो इसका सबसे बड़ा नंबर है वो है 3, तो ये हमारे पास थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अगर आपको ग्रुप बताना है, ग्रुप के लिए पहले आपको ब्लॉक पता होना चाहिए, एस ब्लॉक है, तो ग्रुप कौन सा होगा भैया, एस ब्लॉक के लिए क्या रूल है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एनएस ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट एस में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, तो एस में एक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। अब देख लेना एस ब्लॉक में थर्ड पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास सोडियम ही होने वाला है। अच्छा, अब हर एक ग्रुप के कुछ निक नेम्स होते हैं बेटा, जैसे ग्रुप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 11 में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल बोलते हैं। ग्रुप 12 जो होता है वो होता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन्हें बोला जाता है शूडो नोबल्स, है ना, शूडो मतलब नकली नोबल्स। ग्रुप 15 का दूसरा नाम होता है नाइकोजेंस, नाइकोजेंस मींस विच हैव सफोकेटिंग ऑर्डर, जिनकी स्मेल, जिनकी गंध बहुत सफोकेशन वाली होती है। ग्रुप 16 को कैल्कोजेंस, ग्रुप 17 को हैलोजेंस। अच्छा, कैल्कोजेंस किसे कहते हैं, कैल्कोजेंस होता है बेटा जी और फॉर्मिंग। और फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि जिसके साथ भी कंबाइन करते हैं उसके साथ और बनाते हैं, उसको खराब कर देते हैं। ग्रुप 17 वालों को हैलोजेंस, हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। और ग्रुप 18 बहुत कॉमन है, इसे नोबल गैस फैमिली या फिर आप इनर्ट गैस फैमिली बोल सकते हो, क्योंकि इसके एलिमेंट्स जनरली रिएक्शन करना पसंद नहीं करते, बहुत रेयर केसेस के अंदर ही वो रिएक्शन करते हैं, है ना। अगर आप जनरल कन्फिग्रेशन की बात करते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, एस ब्लॉक की जनरल कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS122। इनका दूसरा नाम कलेक्टिवली होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। पी ब्लॉक का भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक की कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, NS2 NP126। डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, डी ब्लॉक का दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन का मतलब होता है अधूरे, जिनमें कुछ ना कुछ कमी हो, और डी ब्लॉक के मैक्सिमम एलिमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, दैट्स वाई इनको ट्रांजिशन नाम दिया जाता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं इसमें जिनके डी में कोई कमी नहीं है, जैसे जिंक की बात करता हूं, जैसे हम कैडमियम की बात करते हैं, जैसे हम मरकरी की बात करते हैं, इसका 3d10 है, इसका 4d10 है, इसका 5d10 है, तो इनका डी फुली फिल्ड है ना, इनके डी में कोई कमी नहीं है, तो इनको आप ट्रांजिशन नहीं मान सकते। अच्छा, डी ब्लॉक की कन्फिग्रेशन क्या होगी, NS022 N-1 D1 N-1 जहां पे भी आ जाता है उसे बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। एन वर्ड यूज किया जाता है आउटर मोस्ट शेल के लिए। एफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं, NS2 N-1 D021 N-2 F1214। देखिए, डी में जो इलेक्ट्रॉन जाता है पेनल्टीमेट में जाता है, और एफ में जब इलेक्ट्रॉन जाता है वो एंटी पेनल्टीमेट में जाता है। देखिए बेटा, जो एन है वो है वैलेंस शेल, N-1 ये होती है पेनल्टीमेट शेल, N-2 होती है एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एफ ब्लॉक का दूसरा नाम क्या होता है, इन्हें हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर होते हैं, डी ब्लॉक से भी अंदर पाए जाते हैं, डी वाले N-1 में होते हैं और ये N-2 में होते हैं। डी वालों को जब ट्रांजिशन बोल रहे हैं तो इनका नाम क्या होगा भैया, इनर ट्रांजिशन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसे कहा जाता है, वो प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिक टेबल में एक रेगुलर ग्रेडेशन शो करती है, रेगुलर चेंज शो करती हैं, वो इंक्रीज कर सकती हैं, वो डिक्रीज शो कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में बहुत सारी शेल है ना, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके बाहर की शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ये डिक्रीज करता है अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज जो है डिक्रीज करेगा, बट इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, ग्रुप में हम हमेशा कैसे मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। लेफ्ट राइट साइज क्यों घटता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और साइज क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। अगली बात पे आ जाते हैं, तो हमारे पास रेडियस कई तरह के होते हैं, जैसे कोवेलेंट रेडियस है, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में होते हैं, इसमें एटम बिल्कुल ओवरलैप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में क्या होता है कि एटम बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, पास पास में होते हैं। वैंडरवॉल में लाइक कोविड वाला सीन है ना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मतलब एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस करके हाफ किया जाता है, तब हमारे पास क्या निकलता है, रेडियस निकलता है। अब कई बार आपको आयंस का साइज भी पूछ लिया जाता है। देखो बेटा, याद रखिए, अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज घटता है, कटायंस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज घटेगा, डिक्रीज होगा। अनायंस किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बनते हैं, इसमें गेनिंग हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग हो रही है, तो इस केस में क्या होगा, साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। अब कई बार आपसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में पूछा जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मींस विच कैरी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उन केसेस में जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना साइज घटेगा।
रिपीट कर रहा हूँ, इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज साइज डिक्रीजेज। काम आएगी बात। आगे मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि बेटा ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में ये हमारे पास शेल है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो ऑब्वियसली इसमें एफर्ट लगेंगे, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए हमें जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। अब यहाँ पर आइसोलेटेड गैसेस एटम वर्ड यूज किया गया है। एक एटम है जो बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है, सिंगल कर दिया गया, तब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। और इसका ट्रेंड क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई का उल्टा ट्रेंड होता है इसका। इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी एंड इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। जब हम पीरियड में लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो ये इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, ये बेटा याद रखना, और मोस्टली प्रॉपर्टीज में आपको देखने को मिलेगा ट्रेंड। आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबल कॉन्फिगरेशन के। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का दूसरा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक एटम में से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। बट मान के चलो कोई एटम है, जैसे एक्स नाम का एटम है, और वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स नेगेटिव। अब जो एनर्जी चेंज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लेके जो एनर्जी चेंज हुआ है, जनरली देखा गया है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है। हमेशा नेगेटिव हो, हमेशा जैसा कुछ नहीं होता केमिस्ट्री में, एक्सेप्शन आपको हर जगह भर भर के मिलते हैं, ठीक है। अभी हम नॉर्मल बात करें तो जनरली वो नेगेटिव होती है। क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? वेरी नाइस, इट इज द एनर्जी चेंज अकरिंग ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ एन एटम इनटू अनायन। एक एटम है, अगर आप उसको अनायन में बदलोगे तब जो एनर्जी चेंज होगी। इट फॉलोज द सेम ट्रेंड एज आयनाइजेशन एनर्जी। लगभग सभी सेम ट्रेंड ही फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है बेटा? जैसे कि ए और बी दो एटम है, उन्होंने कोई बॉन्ड बना लिया, है ना। ए और बी ने एक कोवलेंट बॉन्ड बना लिया बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बी क्या करता है या ए क्या करता है, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और बी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ए यहाँ पर क्या कहलाएगा, ए यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाएगा और बी यहाँ पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाएगा। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। इट फॉलोज द सेम ट्रेंड एज आयनाइजेशन एनर्जी। जनरली आप लोग देखोगे सब में आयनाइजेशन एनर्जी का ही ट्रेंड फॉलो किया जाता है। एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड होता है वो जनरली मेटालिक कैरेक्टर में होता है, ठीक है। बाकी सब जगह सेम ट्रेंड होता है। सेम ट्रेंड क्या मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ये वाली बात है, ये क्लियर है बेटा? तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? मेटल का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करना। और लूज कौन कर पाएगा? जिसका साइज बड़ा है ना, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। सर जिसका साइज बड़ा वो इलेक्ट्रॉन इजीली क्यों लूज कर पाएगा? देखो जैसे एटम है, इधर इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा एटम है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम है किसका? न्यूक्लियस का। अब जिसका साइज छोटा है उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पास पास है तो वो नहीं रिलीज कर पाएगा। जिसका साइज बड़ा है, इनके बीच में अट्रैक्शन घट गई है तो वो इजीली लूज कर पाएगा। आगे मूव करते हैं, तो यही बात है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। रिवर्स इज ट्रू फॉर नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन खींचना होता है। और इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए क्या चाहिए भाई? साइज छोटा होना चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करते हैं बेटा। अगर आपको ये देखना है तो सिंपल सी बात है, आप एसिडिक नेचर अगर देखना चाहते हो तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है? हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अरे आदि बुक दे दे। अरे आदि का मतलब क्या होता है कि जो एसिड होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो बेस होते हैं वो डोनेट करते हैं। अब लेफ्ट राइट जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, डिक्रीज होती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइज करना, रिड्यूस करना। इन एस ब्लॉक एलिमेंट द रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज बट ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज। ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज मतलब देखो क्या होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब जो दूसरों पर रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है? जो दूसरों पे ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ये दूसरों पे रिडक्शन करवाना पसंद करते हैं, दूसरों पे ऑक्सीडेशन करवाना पसंद नहीं करते। और पी ब्लॉक में ये ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? दूसरों पे ऑक्सीडेशन करवाना। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है दूसरों पे रिडक्शन करवाना। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं? आपने एक शॉर्टकट सुना होगा ऑयल, और एक शॉर्टकट आप लोगों ने सुना होगा रिग। ऑयल क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या होता है बेटा? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक के एलिमेंट दूसरों पे
रिडक्शन करवाना पसंद करते हैं तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, रिड्यूसिंग पावर नहीं होती। और पी ब्लॉक के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, रिडक्शन करवाना पसंद करते हैं तो दूसरों पे इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। आगे मूव करते हैं, एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैसेज इज पॉजिटिव। मतलब देखिए अगर कोई भी एलिमेंट स्टेबल कन्फिग्रेशन में होगा तो वो जनरली इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था जनरली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होती है, बट कुछ केसेस में पॉजिटिव भी हो सकती है। ये आपके सामने केस है। आर्गन एंड क्रिप्टॉन हैव द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन, ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन सल्फर, ऑफ नाइट्रोजन इज लेस नेगेटिव देन फॉस्फोरस, ऑफ नाइट्रोजन इज लेस नेगेटिव देन फॉस्फोरस। हाँ, ये एक ट्रेंड है बेटा कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट से कम होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। क्या सीन होता है, ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाता है, नाइट्रोजन में से नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन की जो कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 2s2 2p3 हाफ फिल्ड। ऑन दी अदर हैंड ऑक्सीजन जो है 2s2 2p4 होता है, तो ये स्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सम एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड शो सिमिलरिटी विद थर्ड पीरियड एलिमेंट प्लेस्ड डायगनली। सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ बढ़िया रिलेशनशिप शो करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं, जो उनके डायगनली प्लेस्ड है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगनल रिलेशनशिप। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास D10 कन्फिग्रेशन होती है। बताइए ये बात। मरकरी इज दी ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, और इसको हम लिक्विड सिल्वर भी बोलते हैं। मेंडलीव हैड प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम लॉन्ग बिफोर देवर नोन। मतलब दादा ने बढ़िया काम किया था कि एलिमेंट्स की डिस्कवरी से पहले उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया था, है ना। और उनका उसने नाम भी दे दिया था, गैलियम का नाम उन्होंने एका एल्यूमिनियम दे दिया था, और जर्मेनियम का नाम उन्होंने एका सिलिकॉन दे दिया था। तो ये है बेटा जी एक रैपिड रिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और इस लेक्चर के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।